आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो आलोचना रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत की जाती है वह यह की जाती है कि उन्होंने लगान के निर्धारण में भूमि की स्थिति की उपेक्षा की है, जबकि लगान के निर्धारण में भूमि की उर्वरा शक्ति तथा उसकी स्थिति दोनों का महत्व है। स्थिति से आशय यातायात के साधनों व बाजार की भूमि की दूरी का है। वास्तव में ये देखा जाता है कि एक कम उपजाऊ भूमि का टुकड़ा जो बाजार के निकट है उस भूमि से कहीं अधिक लगान मिलेगा जो उपजाऊ तो है लेकिन बाजार से काफ़ी दूरी पर है। उपजाऊ भूमि जो दूरी पर है उसकी उपज को बाजार तक लाने में ढुलाई व्यय बहुत अधिक होगा, फलतः इस भूमि पर आधिक्य प्राप्त नहीं होगा। कम उपजाऊ भूमि की उपज पर ढुलाई व्यय नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह बाजार के निकट है, इसलिए उस पर बचत अधिक होगी। अतः दूर स्थित उपजाऊ भूमि की अपेक्षा बाजार के निकट कम उपजाऊ भूमि से लगान की प्राप्ति अधिक होने की आशा है। इस प्रकार आलोचकों का कहना है कि लगान का निर्धारण केवल भूमि के उपजाऊपन से ही नहीं होता बल्कि इनका निर्धारण उनकी स्थिति से भी होता है। दूसरी जो आलोचना की गई है वह है गलत ऐतिहासिक क्रम खेती का, जो उन्होंने बताया। रिकॉर्ड के अनुसार बाहर से आने वाला व्यक्ति सबसे पहले उपजाऊ भूमि पर कृषि करते हैं। जो खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है या बाहर से आने वालों की संख्या का भार भूमि पर बढ़ता है, क्यों घटिया भूमि पर भी कृषि होने लगती है। अतः अंततः लगान का उदय होने लगता है। आलोचकों का मत है कि रिकॉर्डों का ऐतिहासिक क्रम अव्यावहारिक है। बाहर से आने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम उपजाऊ भूमि पर कृषि नहीं करते, वे उस स्थान पर बसते हैं जहां भूमि जंगलों से रहित होती है या वह ऐसी भूमि पर खेती करते हैं जिनमें उन्हें अधिक मेहनत ना करनी पड़े। प्रायः उपजाऊ भूमियां तो जंगलों से भरी रहती हैं। जब व्यक्ति जंगल रहित साफ भूमि पर कब्जा कर लेता है तब वह इधर उधर की उपजाऊ भूमि की खोज में भटकता है। अतः बाहर से आने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम उपजाऊ भूमि पर कृषि न करके घटिया भूमि पर खेती करता है और उसके बाद में उसे उपजाऊ भूमि की जानकारी होती है और वह उस पर खेती करने लगता है। तीसरा, स्वतंत्र प्रतियोगिता की धारणा जो उन्होंने बनाई वह नितांत गलत थी। रिकॉर्डों की यह मान्यता गलत है कि भूस्वामियों और कृषकों के बीच अपूर्ण प्रतियोगिता रहती है। इसके अतिरिक्त रिकॉर्डों की यह मान्यता भी सही नहीं है कि विभिन्न प्रकार की भूमियों से प्राप्त होने वाली उपज की किस्में समान होती हैं। इस आलोचना के विरोध में यह कहा जा सकता है कि लगान सिद्धांत जैसे जटिल एवं अमूर्त विचार के लिए ऐसी ही मान्यता की आवश्यकता थी। अनाज की किस्म की समानता एक वास्तविक मान्यता है क्योंकि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में सभी प्रकार की अनाज की किस्म और कीमत एक सी होती है, चाहे वे किसी भी प्रकार की भूमि पर पैदा किया गया हो। आगे चलकर जेवंस ने बाजार के तटस्थता नियम के रूप में इसका विकास किया था। नेक्स्ट है, लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों का प्रतिफल नहीं है। जबकि रिकॉर्डों ने लगान की परिभाषा में यह कहा था कि लगान भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। उनकी इस गलत धारणा की आलोचना करते हुए बेस्टियाट ने लिखा है कि लगान भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों का परिणाम नहीं है बल्कि वह भूमि में लगाए गए पूर्व श्रम का प्रतिफल है। उदाहरणार्थ, जंगल साफ करना, भूमि की चकबंदी करना, मेड़ बनाना, सिंचाई के साधनों को जुटाना, यहाँ तक कि जहाँ तक भूमि की उर्वरा शक्ति की और अनश्वरता का प्रश्न है वह पूर्णतया निराधार है। यदि काश्तकार अपनी भूस्वामियों अथवा भूस्वामी भूमि की प्रकृति की देखरेख छोड़ दे और उसकी उर्वरा शक्ति पर ध्यान नहीं दे तो कुछ समय में उसकी उर्वरा शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। काश्तकार और भूस्वामी भूमि की
बराबर देखभाल करते रहते हैं और उनके परिणाम स्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति को ह्रास होने से बचाया जाता है। अतः लगान भूमि की अविनाशी और मौलिक शक्तियों का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट है, लगानहीन भूमि की जो मान्यता है वह भी गलत है। आलोचकों के अनुसार रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत में सीमांत भूमि को लगान रहित भूमि कहा है। आलोचकों का मत है कि वर्तमान समय में कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जिससे लगान उत्पन्न ना होता हो, अतः लगान रहित भूमि की कल्पना निराधार है। नेक्स्ट है, लगान से ही कीमत प्रभावित नहीं होती। लगान ही कीमत से प्रभावित नहीं होता, कीमत भी लगान से प्रभावित होती है। रिकॉर्डो ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि लगान का प्रभाव कीमत पर नहीं पड़ता, बल्कि कीमत लगान को प्रभावित करती है। आलोचकों का मत है कि रिकॉर्डो की यह धारणा गलत थी। आज ये माना गया है कि लगान और कीमत दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। लगान के संबंध में उनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित था। रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत केवल भूमि तक ही सीमित था। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने रिकॉर्डो के इस मत का खंडन करते हुए कहा कि लगान केवल भूमि से ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों से भी उत्पन्न होता है। इसी से मिलती जुलती बात जीट एवं रिस्ट ने भी कही कि आजकल लगान को कुछ अनुकूल परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है, और उपभोक्ता के लगान की भी चर्चा करना असाधारण बात नहीं है। रिकॉर्डो की जितनी भी त्रुटियां थी उन पर ध्यान आकर्षित करने वाला अर्थशास्त्री जीएस मिल था। आलोचकों के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में लगान मूल्यों में शामिल होता है। रिचर्ड जोन्स ने इस बात की ओर संकेत किया कि रिकॉर्डो का सिद्धांत इसलिए दोषपूर्ण है क्योंकि वह किसानों के दृष्टिकोण से लगान के विचार का विश्लेषण नहीं करता। रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की जा सकती हैं, इतने पर भी उनका जो सिद्धांत था आज भी वही महत्व है जो उस समय था। रिकॉर्डो के आधारभूत सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं किए जा सके हैं। अब हम देखते हैं कि रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत का प्रभाव क्या पड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि प्रकृतिवादियों एवं एडम स्मिथ का ये विचार था कि लगान प्रकृति की उदारता का परिणाम है, परंतु रिकॉर्डो ने इसे प्रकृति की कृपणता का परिणाम बताया है। स्मिथ और प्रकृतिवादी मानते थे कि प्रकृति मनुष्य के श्रम के साथ सहयोग करती है, जिसके कारण लगान पैदा होता है। रिकॉर्डो के अनुसार यदि प्रकृति उदार होती या उपजाऊ भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती तो लगान उत्पन्न ही नहीं होता। यह तभी उत्पन्न होता है जबकि उपजाऊ भूमि की कमी होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत ने प्रकृतिवादियों तथा स्मिथ के प्रकृतिवाद पर अंतिम चोट की थी। रिकॉर्डो का जो लगान सिद्धांत है वह स्पष्ट करता है कि समाज में विभिन्न वर्गों और भूस्वामियों के मध्य हमेशा संघर्ष चलता रहता है। समस्त कृषि सुधार जो समाज को लाभ पहुंचाते हैं भूमिपतियों को पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि ये लगान को कम कर देते हैं। रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत से यह आभास होने लगा है कि लगान एक प्रकार की अनार्जित आय है। इसी आधार पर भूस्वामियों पर आरोप लगाए जाने लगे कि लगान प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे ये विचार जोर पकड़ने लगा कि लगान राष्ट्रीय उत्पादन का वह भाग है जो भूस्वामियों को उनकी संपत्ति के अधिकारी होने के कारण मिलता है। यही नहीं, लगान में वृद्धि होने से लाभ घटता जाता है। रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत से प्रभावित होकर बाद के अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत संपत्ति के विरोध में इसे एक तीर के रूप में प्रयोग किया था। मॉल्थस तथा उनके अनुयायियों ने इस तर्क का खुलकर प्रयोग किया था। मिल ने प्रगतिशील करारोपण के द्वारा लगान को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इसी आधार पर बाद के विचारकों ने भूमि के राष्ट्रीयकरण का समर्थन भी किया था। रिकॉर्डो के समय भूस्वामियों और उद्योगपतियों के बीच संघर्ष जन्म ले चुका था। उस समय यह अनुभव किया जा रहा था कि लगान बढ़ जाने से लाभ में कमी होती है। उस समय उद्योगपतियों को अपने श्रमिकों के लिए सस्ते गल्ले की आवश्यकता थी ताकि
मजदूरों को मजदूरी जो दी जा रही है वह निम्न स्तर पर बनी रहे और उनके यानी उद्योगपतियों के लाभ ऊंचे रहें। इस समय नेपोलियन के साथ युद्ध के कारण ब्रिटेन में अनाजों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। यही नहीं, इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा था और भूमि की दुर्लभता के कारण भूमि के लगान में वृद्धि हो रही थी। थैंक यू वेरी मच।